जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, अभी मेंस का यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम चल रहा है उसका प्रश्न पत्र हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न पत्र हैं, अभी जो प्रश्न मतलब पूछे जा रहे हैं करंट में, आगे चल करके आप लोग अगर 2024 का तैयारी कर रहे हैं या 25 का तैयारी कर रहे हैं, उसके तैयारी में ये एक तरीके से टॉर्च का काम करता है। मैं आप लोगों को कई बार बोला हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग हर एक जितने भी आप लोग अगर देखेंगे, जो टॉपर्स होते हैं उनका भी अगर इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, और आप लोग खुद भी एक तरीके से आप थोड़ा बहुत भी एनालिसिस किए हैं अभी तक, तो आपको देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी हम लोग प्रश्न पूछे गए रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी को हम लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी करें, अभी हम लोग अगर यूपीएससी के बारे में यहाँ पे बात करें तो यूपीएससी से संबंधित जितने भी पिछले प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार जरूर आपको अच्छे से समझना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, तो पहला चीज ये होता है कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि यूपीएससी आखिर हमसे क्या चाहता है, वो किस तरीके से मतलब वो क्या चाहता है कि हम लोग कैसे तैयारी करें। ठीक है, वो किस तरीके से पैटर्न जो है एग्जाम का ये जो बना रहा है, ठीक है, प्रश्न पत्र बनाने का। दूसरा चीज हम लोग को इससे ये पता चलता है कि हम लोग आखिर पढ़ें तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग प्रश्न पत्र देखेंगे, है ना। तो ये मुख्य रूप से ये सब चीजें, और जैसे भटकाव वाले चीजों को भी ये रोकता है। तो मान के चलिए, आप जैसे कि अब बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, तो उन सभी चीजों को आप पढ़ते हैं, तो आखिर क्या उसमें पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, कौन से बुक्स किस लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना ज्यादा फोकस से पढ़ना है, ये भी आपको कैसे पता चलेगा। तो ये प्रश्न पत्र, आप जितने प्रश्न यहाँ पे अभी पूछे गए उन सभी चीजों से ही पता चलता है। हम लोग लगातार जो है हर दिन करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। यदि आप लोग नए लोग हैं तो आप लोग हर दिन, आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स मिलता है, पूरा हिंदी में रहता है, आपको पूरा कंटेंट भी अच्छे से मिलता है। तो आप लोग उस चीज को भी देखिए अगर नहीं देखते हैं तो। और अभी आप लोग देखेंगे कि मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी किस तरीके से हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जो प्रश्न है वो हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये बातें याद रखेंगे कि जितने भी चीजें अभी हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे वो सभी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से भी रिलेटेड होते हैं। जरूरी नहीं केवल करंट अफेयर्स, मैं लगभग आपको बैकग्राउंड भी पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जीएस पेपर 2, तो जीएस देखिए, इसी के साथ हम लोग सिलेबस भी देख लेते हैं अभी भी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग जोड़ करके अगर देखेंगे सिलेबस तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से प्रश्न भी समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखते हैं एक बार नॉर्मल पढ़ करके, ताकि हम लोग को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ पाए कि हम लोग जो जिस तरीके से सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या सच में सिलेबस से प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस सिलेबस के अंतर्गत आप देखेंगे कि नॉर्मल पहले देखेंगे इसका टाइटल, तो शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद से संविधान शासन प्रणाली, ठीक है, सामाजिक सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या बात है, तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, ठीक है। फिर विकास विशेषताएं, उसमें संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्य के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वितरण का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां। आपको इस सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक नहीं दिखेगा, ठीक है, कि सिलेबस ही ऐसा है। देखिए आगे, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, और विवाद निवारण तंत्र संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य और सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणालियों में उनकी भूमिका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो ये टॉपिक्स हैं ये सब ऐड किए गए हैं। और देखिए इसमें और बातें हैं इसमें कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय,
फिर सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन और तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र और राज्य के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, निकाय। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी टॉपिक्स आप लोग देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं कई बार करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें भी आप लोग को ये सब चीजों पे थोड़ा फोर्स दे करके आप लोग बोलता हूँ। तो इनसे संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। उसके अलावा शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत इसके पड़ोसी संबंध, ये आईआर से संबंधित यहाँ पे टॉपिक्स है। ठीक है। ये सभी आपको अलग से ये सिलेबस के अंतर्गत आपको आईआर से रिलेटेड चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और यहाँ पे क्या अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ठीक है। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां। ठीक है। तथा राजनीतिक प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना, अधिदेश। तो आप देखेंगे अभी आईआर से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस है, तो सिलेबस को ध्यान में आप रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके से अब इस सिलेबस के अंतर्गत पूछा गया है और इस सिलेबस में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे ज्यादातर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। पहला प्रश्न है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। अगर लोकतंत्र जितना अगर बेहतर हम लोग करना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली क्या शर्त है, न्यायिक स्वतंत्रता। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछा गया। देखेंगे अगर आप प्रश्न बहुत बहुत बेहतर प्रश्न भी रहता है। ठीक है। तो आप उस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति, आपकी खुद व्यवहार में भी हर चीजों में आपको एक झलकता है, एक बेहतर समझ बनता है। अब ये प्रश्न आपसे मांग कर रहे हैं, मैं एक दो थोड़ा सा शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका से संबंधित जो चीजें और न्यायिक स्वतंत्रता जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं, जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि वर्तमान मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान की घटनाएं भी यहाँ से एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है यहाँ से ये जानना चाह रहा है। ठीक है। वर्तमान में जो घटनाएं चल रहा है उससे भी संबंधित चीजें और वो लोकतंत्र से किस तरीके से एक तरीके से जो न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, तो ये कैसे इसकी पूर्व शर्त है, ये भी यहाँ पे ये प्रश्न जानना चाह रहा है। तो आप लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से जितना बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे और लिखने से पहले आप लोग इसका तैयारी बेहतर किए रहेंगे, तभी आप लोगों को एक बेहतर समझ रहेगा कि न्यायिक स्वतंत्रता क्या है और लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की 20 पॉइंट क्या है। ठीक है। तब जा करके आप लोग इसका बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। ठीक है। ये 10 नंबर का प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न। ठीक है। आप लोग एक बार आंसर राइटिंग करके भी देखिए, बहुत ज्यादा आप लोग को एक हेल्प मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ेगा आप लोगों का कि कैसे आंसर लिखना है, उसमें सुधार होगा। ठीक है। क्या तैयारी करना है, किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो आप लोग खुद कुछ कमियां दिखेंगी, तो आप लोग फिर उसको सुधार करेंगे।
तो आप लोग आंसर भी लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार पूरे प्रश्न को समझिए अच्छे से, देखिए है ना कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? ठीक है, और निशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, देखिए हम लोग कई बार प्राधिकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रीलिम्स में नॉर्मल प्रश्न जिस तरीके से पूछा जाता है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, प्राधिकरण की भूमिका। तो इसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली उसकी सारे उसके बारे में बताना है, उसकी भूमिका क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और जो निशुल्क कानूनी सहायता है किनको प्राप्त होनी चाहिए इनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। याद रखिए सभी को थोड़ा माइंड में सीक्वेंस बना के चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करते रहिएगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं उससे भी किस तरीके से किस किस क्षेत्र में पढ़ना है हम लोग को। अगर यहाँ पे क्या पॉलिटी के क्षेत्र में याद रखेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के राज्यों से संबंधित अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें और अंतर बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जिसको रटते रहते हैं उसी को हम लोग थोड़ा सा समझ के भी पढ़ें। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया, हम लोग पढ़ते हैं ना संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश जो एक तरीके से मतलब ब्रिटिश देश से लिया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। उसी का थोड़ा सा हम लोग बेहतर समझ बना करके रखें तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया कि जो ब्रिटिश है और भारतीय जो है इन दोनों का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं संसदीय प्रभुता है, संप्रभुता है दोनों देशों में, लेकिन फिर भी इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका। तो पीठासीन अधिकारियों के बारे में यहाँ से एक उनकी भूमिका के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, और किसके अंतर्गत, तो विधायी कार्यों के अंतर्गत संचालन में उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। लगभग आपको यहाँ से ज्यादातर प्रश्न कॉन्सेप्चुअल दिख रहे हैं, है ना। आप लोगों को क्या 5 प्रश्न तक दिख रहा है ना, इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को बड़े लेवल पे अगर प्रश्न नहीं दिख रहा होगा तो अब आपको प्रश्न भी दिखेगा इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, देखिए, मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो अपर्याप्तता को दूर कर सके। तो यहाँ पे उपाय सुझाना है आपको मानव संसाधन विकास के रूप में। देखिए आप लोगों को बहुत सारे इससे संबंधित मैं आपको कई बार फैक्ट वगैरह जो बताता हूँ, कई बार हम लोग इसमें देखते हैं कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड आप लोग अब यहाँ पे बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काफी आप लोगों को जो आंसर है वो बहुत बेहतर तरीके से अब एक हाईलाइट होता है उससे। तो इस तरीके से प्रश्न, अब यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से आया हुआ है, तो उससे संबंधित कुछ भी ऐसे टॉपिक्स आपको पता तो आप लोग एक बार आंसर राइटिंग करके देखिएगा। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न देखिए, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर से एक आयोग यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, हम लोग जब न्यूज में जब चर्चे में रहता है कोई भी चीज कोई भी टॉपिक तो उससे संबंधित कोई आयोग आता है तो आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं ना। तो सेम वहां पे अब यहाँ जैसे पूछ दिया गया प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, तो उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसकी भूमिका के बारे में यहाँ से पूछ लिया गया और हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। ठीक है, तो हाल के निर्णय में मतलब हाल के समय में मतलब वर्तमान में अभी क्या घटनाएं हैं इससे संबंधित, ठीक है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे
बताना है, डिस्कस करना है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, इसकी भूमिका। तो इस तरीके से प्रश्न ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों को माइंड में सेट करते जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 8वां प्रश्न देखते हैं। अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है? ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभिशासन से संबंधित जितने भी, एक तरीके से हम लोग कहें यहाँ पे कि एक चुनौतियां, यहाँ से चुनौतियों के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चुनौतियों से संबंधित आप देखिए कि शासन के अंतर्गत हम लोग को मतलब अभी क्या स्थितियां हैं, क्या ऐसी चुनौतियां हैं। ठीक है, हम लोग इसमें वर्तमान क्षेत्र में, जो वर्तमान के समय है, इसमें भी घटनाओं को लेकर के बात करते हैं और प्लस कॉन्सेप्ट पे भी बात करते हैं। तो उससे संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न लिखना है। प्रश्न कैसे आ रहा है ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार मैं मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख लेंगे, चाहे मैं यहाँ पे आंसर आपको दिखाऊं, तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से सबसे मेन मतलब है कि आप लोग आंसर, जो यहाँ प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान में रखें बस, कि कैसे प्रश्न फ्रेम किया जा रहा है, कैसे प्रश्न बनाया जा रहा है, आपको किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, कैसे प्रश्न का फ्रेमिंग किया गया है, यहाँ पे यूपीएससी यहाँ से क्या जानना चाह रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके प्रश्न पढ़े, मुख्य रूप से बात यही है। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न। संघर्ष का विषाणु एक एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताइए। ठीक है, तो एससीओ से संबंधित अब यहाँ पे इनसे संबंधित समस्याएं, हम लोग जो चुनौतियां वगैरह समस्याएं पढ़ते हैं, तो इससे संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछा गया अभी, है ना। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न। भारत का संविधान, एक मिनट, आप लोग को दिख रहा है अगला प्रश्न? ठीक है, दिख रहा है। तो भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यंत्र है। यह प्रभावशील समाज के लिए बनाया गया एक संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखिए, ये सब जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपके बेहतर समझ को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखिए। और जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सभी चीजों को आप कितना बेहतर तरीके से समझते हैं, और वर्तमान की समस्याएं, सामाजिक घटनाओं से लेकर के आपको किस तरीके से इन सभी को देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से जो है यूपीएससी आपके अंदर जानना चाह रहा है आपसे, कि आपके अंदर ये सब एबिलिटी डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप कैसे प्रश्न, अभी जैसे पॉलिटी को आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, उसका कैसे अपना समझ बनाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए ये सब प्रश्नों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लैंगिक न्याय के संबंध में आपको प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है। जितने भी यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हैं, इन सभी का अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखेंगे, एक बेहतर समझ रखेंगे, कुछ ऐसा डाटा आपको मैं इसीलिए बीच बीच में देता हूँ ना, आप लोग उस सभी चीज़ों को अगर आप थोड़ा यहाँ पे अगर उसको याद रखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आंसर लिखने का। 13वां प्रश्न देखिए। संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के माध्यम से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
देखिए यहाँ पे अब ऐसा लग रहा होगा कि ये 356 अनुच्छेद जो है, ये अब ऐसे अनुच्छेद के बारे में लोग पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको इस तरीके से सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सभी चीजें न्यूज में रहेंगी, कहीं ना कहीं आपको चर्चे में रहती हैं, तभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा ये न्यूज में। ठीक है, तो उन सभी चीजों पे और उनके उनके पूरा बैकग्राउंड पे आप लोग फोकस कीजिएगा, तभी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, भारत में राज्य विधायिक भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी और सार्थक भागीदारी देखिए, मैं आप लोगों को पूरा इसमें एक महिलाओं से संबंधित बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को हर एक चीजें डिस्कस किया था। महिलाओं की भागीदारी कितना है, पूरा उन लोगों का परसेंट कितना है, कितनी सारी चुनौतियां हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात किए थे। तो मैं आप लोगों को उस समय भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि देखिए, महिलाओं से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको दिखेगा। ठीक है, आपको जीएस पेपर 1 में भी दिखेगा, जीएस पेपर 2 में भी दिखेगा, दोनों में आपको दिखेगा। उससे सामाजिक जो उसमें आपको अलग तरीके से दिखेगा कि समाज से संबंधित घटनाएं, ये आपको जो सिलेबस है हमारा उसमें दिखेगा, आपको जीएस पेपर 1 में। और दूसरे में आप लोगों को संविधान से संबंधित यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे संविधान से इसको जोड़ करके पूछा गया प्रश्न कि राज्य विधायिकाओं में जो है महिलाओं की क्या, अभी इनका क्या एक तरीके से स्थितियां क्या है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में लगातार घटनाएं भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी आरक्षण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए देख रहे हैं कि बिल पेश किया गया है, कुछ समय बाद वो पारित भी होने वाला है ना। तो न्यूज में है, इसके कारण से इसके बैकग्राउंड को अच्छे से यहाँ पे आप अगर समझे होंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा जो मैं आप लोगों को पूरा महिलाओं से संबंधित पूरा डिटेल्स में हर बातें बताया था। तो आप लोग इसका आंसर एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इनके प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नागरिक समाज समूहों का यहाँ पे योगदान के बारे में चर्चा करना है। ठीक, अगला देखिए, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए, यह किस हद तक संघवाद की समावेशी भावना को दर्शाता है। आप लोगों को अगर याद होगा तो इसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ इसके बारे में। तो आप लोग इसका आंसर भी लिखिएगा, एक बार लिख करके देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को बताया था। अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। भारतीय संसद के स्थानीयकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की। ठीक है, तो संसदीय समिति प्रणाली जो है उसकी संरचना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से पूरा आपको देख रहे हैं कि एक तरीके से बेसिक प्रश्न है, और बेसिक प्रश्न के साथ साथ यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं वर्तमान से रिलेट करके प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। देखिए, अगर आप सहमत हैं, इसमें दो प्रश्न, यहाँ पे दो उत्तर होते हैं। यदि आप सहमत हैं तो आप बिल्कुल सहमत हैं, तो उसका उदाहरण, उसको क्लियर कीजिए कि सच में आप सहमत हैं और क्यों हैं, तो उदाहरण दे करके बताइए। सहमत नहीं है तो कैसे सहमत नहीं है उसका उदाहरण दे करके आप स्पष्ट कीजिए कि आप सहमत नहीं, ये कारण है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बातें हैं। किसके बारे में? तो यहाँ पे देख रहेंगे कि ये वंचितों के लिए, ठीक है, जितने भी वंचित हैं उनके लिए विकास और जो कल्याण है, इनकी योजनाओं से संबंधित बातें।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रमों ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल, रोजगार के माध्यम से संयोजन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मानव संसाधन संबंधित मैं आप लोग कई बार बताया हूं कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आईआर से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और एक मजबूत अमेरिका यूरोप रणनीति साझेदारी भारत के लिए अच्छा काम करती है। तो नाटो से संबंधित आप यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। और इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दोनों लिखना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए आईआर पे भी आप लोगों को थोड़ा सा फोकस ध्यान देने के लिए मैं कहता हूं। ठीक है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। उपरोक्त कथन के आलोक में पर्यावरण रक्षण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में आईएमओ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। हम लोग ये सब चीजों के बारे में कई बार समुद्र से संबंधित घटनाएं आप देख रहे हैं, पर्यावरणीय घटना देख रहे हैं, इस पर भी हम लोग कई बार बात किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 20 प्रश्न होते हैं। आप लोग एक बार जरूर देखिए कि किस तरीके से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से आप सभी इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, आप लोग देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और आप सभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।